चलो हम लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके थे एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर के बारे में। कुछ कुछ अब आपको कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। सब लोग जान रहे हैं कंपाउंड्स में। देखो जैसे ओजोन पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी है, कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे। ओजोन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो ओजोन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का ही एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स होता है। जैसे कि ओजोन का फॉर्मूला किसको याद है इसमें? O3 लिखते हो ना आप लोग? हाँ, तो O3 आपके पास एक ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन एक लेयर्स भी होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि अर्थ पर आने से रोकता है। तो ओजोन O3 होता है, और ओजोन काफी अगर हाइट देखा जाए तो अर्थ से काफी हाइट पर ऊपर होता है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है ना, सन से उसको हीट बहुत ज्यादा मिल रही होती है, और वो इजिली तरीके से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, O2+ और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, ये O। तो ध्यान में रखना, इसी ऑक्सीजन की वजह से इसका यूज हम लोग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस कराएगा। इटसेल्फ वो क्या होगा, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि खुद तो वो उल्टा काम करेगा, खुद तो होगा रिड्यूस, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देता है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद देखो कैसे हो रहा है रिड्यूस, आपको भी दिखा रहा है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है और अर्थ सरफेस से काफी ऊपर है, तो उसको थोड़ा बहुत भी हीट मिलता है तो क्या करता है, अपने बॉन्ड को तोड़ देता है O2 और प्लस O में। और ये नेसेंट ऑक्सीजन है। देखो O3 में से क्या हो गया, एक O को सेपरेट कर दिए। और आप लोग पढ़े होंगे किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का रिमूवल होना, वो होता है वो होता रिडक्शन होता है। तो इट सेल्फ तो रिड्यूस हो गया ना, लेकिन ये ऑक्सीजन दूसरे को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो यहाँ पर देखो ओजोन के बारे में क्या क्या बोला गया है। ओजोन जो होता है एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, एक तो O2 और दूसरा होता है O3। ये O3 जो है वो ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉप्स है। दूसरी बात, इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज वेरी एक्टिव, और इसका ज्यादातर हम लोग केमिकल रिएक्शन में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से। पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये थर्मल डिकम्पोज होता है, यानी हीट जैसे ही इसको मिलता है ये अपना बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, और उस ब्रेकिंग की वजह से ऑक्सीजन निकलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है ना कि अभी ये सिंगल O है, जबकि सबको पता है कि ऑक्सीजन जब भी होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है नेसेंट, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये चाहता है कि तुरंत O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ओजोन के बारे में अब देखो, कुछ सल्फर के बारे में बात करें। सल्फर की चेक किया जाए तो सल्फर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। सल्फर के H2 भी होते हैं, H6 भी होते हैं, एसिड भी होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अकर इन मेनी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स। इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, और इसके प्रोसेस को कह रहा है कि इट माइंड बाय ए स्पेशल टेक्निक कॉल्ड फ्रेश प्रोसेस। और हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश प्रोसेस से इस सल्फर को ऑब्टेन करते हैं। दूसरी बात ये भी याद रखना, इसका यूज हम लोग वुल्कनाइजेशन में भी यूज करते हैं। जैसे आप लोग रबड़ देखेंगे, जो हम लोग नेचुरल रबड़ लेके आते हैं, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है। आप उसको खींचिएगा तो टूटी, वो इलास्टिक नहीं उसके अंदर होता है। उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करवाने के लिए आप लोग देखोगे कि सल्फर के अंदर मिलाया जाता है। क्या सल्फर रबर के अंदर मिलाया जाता है? सल्फर। सल्फर डालने के बाद क्या होता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, है इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के रबर के अंदर क्या मिलाया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि वुल्कनाइजेशन का मतलब आप क्या समझे, किस मटेरियल्स को ऐड करते हैं। तो वुल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि सल्फर को रबर के अंदर ऐड करोगे तो क्या होता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कराता है। फिर देखो इसके अंदर इसका यूज और भी जगह करते हैं, सिर्फ वुल्कनाइजेशन रबर में ही नहीं है। इसका यूज हम लोग डाइज वगैरह में भी करते हैं, और एक्सप्लोजिव बनाने में भी करते हैं। एक्सप्लोजिव जैसे कि आप लोग जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये तेजाब है। ये एक तरीके से कहा जाए तो हार्ड एसिड के अंदर आता है, तो हम लोग सल्फर से इसको बनाते हैं। तो कुछ सल्फर की प्रॉपर्टीज। अब देखो कुछ फास्फोरस के बारे में बता रहे हैं। फास्फोरस कहा जा रहा है कि इट इज फाउंड इन रॉक्स में भी पाया जाता है, मिनरल्स में भी पाए जाते हैं, और ये बोन्स के अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स बोन। और इसके 2 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉप्स, ऐसे तो देखा जाए तो 3 4, लेकिन अभी 2 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि एक रेड होता है, और आप लोग देखे होंगे जनरली रेड और व्हाइट फास्फोरस। रेड वाला हम लोग ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, मैच बॉक्स वगैरह में यूज करते हैं। फिर देखो 4 नंबर है जिसका नाम है सिलिकॉन।
इंपॉर्टेंट देखो ये हो जाता है ना कि आपसे ये पूछ देगा कि फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स वगैरह में आपको बताना पड़ेगा। फिर ये पूछ देगा कि जो हम लोग सॉफ्ट कर रहे हैं, जो सेफ्टी मैच बॉक्सेस जो यूज करते हैं, जो कि वो कौन से मतलब एलिमेंट से मिलके बने रहते हैं या फिर कौन से इलेक्ट्रोपिक फॉर्म के एलिमेंट से। तो फास्फोरस तो आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन ध्यान रखना उसमें रेड फास्फोरस ध्यान देंगे हम लोग। फिर देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबसे दूसरे स्थान पर पाए जाने वाले एलिमेंट से सिलिकॉन से। याद रखिएगा अर्थ के ऊपर बात किया जा रहा है, तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ, ऑक्सीजन की जस्ट बात है। और क्या है कि सिलिकॉन जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, सैंड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सैंड के अंदर ध्यान रखना, ना कि कोल और लाइमस्टोन और ना ही सॉल्ट के अंदर, सिर्फ कोल, ये सिर्फ सैंड के अंदर। सैंड का अगर कहा जाएगा तो फॉर्मूला जो होता है वो सिलिका भी होता है, SiO2 हम लोग बोलते हैं। तो सिलिका जो आपके पास होता है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, मतलब सिलिकॉन का एक तरीके से कहा जाए पार्ट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन का जो यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब प्योर, अगर आप सिलिकॉन लेंगे ना तो प्योर सिलिकॉन जो होता है वो बैड कंडक्टर माना जाता है। उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस जनरेट नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं भी यूज करोगे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। लेकिन सिलिकॉन के अंदर जैसे ही कुछ इम्प्योरिटी सब्सटेंस ऐड करोगे इसके अंदर, मतलब कोई दूसरा नॉन मेटल या मेटल्स ऐड करोगे इसके अंदर, तो क्या होता है, ये कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं पर आपके पास है, यहाँ पे यूज करने के लिए दिया होगा इसका। यहाँ पर देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ए सेमीकंडक्टर और फाइंड व्हेन एप्लीकेशन in the electronic industry used for making microprocessor used in computers। जो माइक्रो चिप्स देखते हैं, माइक्रो जो प्रोसेसर जो देखते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह में लगा रहता है, वो जो बना रहता है वो आपके पास सिलिकॉन का, मतलब जो 2 GB 10 GB जो भी हम लोग जीबी यूज करते हैं, वो जो आपके पास जो चिप होता है वो सिलिकॉन मटेरियल्स का बना हुआ रहता है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ध्यान रखना कि सिलिकॉन में आपको ज्यादातर एक फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ देगा या फिर चिप्स के बारे में पूछ देगा, चिप के बारे में। और देखो इसके बाद एक और इसमें है, इसका यूज हम लोग सिलिका जेल में भी करते हैं। सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल जैसे कि आप लोग देखोगे बैग वगैरह में, आप लोग बैग वगैरह शूज वगैरह जब खरीदते होंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है, और इस पैकेट के अंदर क्या होता है, छोटे 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 व्हाइट पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़े, उसको आप फाड़िएगा तो उसके अंदर व्हाइट पार्टिकल्स भरे रहते हैं, वही सिलिका जेल होते हैं। सिलिका जेल जनरली क्या करता है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास बैग में रखा हुआ है तो बैग के अंदर जो भी नमी होगा, जो भी मॉइस्चर टाइप के जो भी मटेरियल्स बन रहे होंगे, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसको लोग मेडिसिन वगैरह में भी यूज कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन है वहां पर मॉइस्चर का क्रिएशन ना हो, इसलिए सिलिका जेल वगैरह रखा जाता है। बहुत जगह नए नए आप देखोगे आजकल तो इसमें भी आ रहा है, बॉक्सेस में भी आ रहा है, ये अटैची जो हम लोग लेते हैं तो वो सबके अंदर रहता है सिलिका जेल। तो सिलिकॉन का भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सिलिका जेल आपको बताएं। और आपसे पूछा जा सकता है कि बालू जो आपको सैंड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, SiO2 होता है। और माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज करते हैं सिलिकॉन। अब देखो हैलोजन के बारे में, तो हैलोजन को हम लोग बोलते हैं, हैलोजन के अंदर 4 एलिमेंट्स को रखते हैं। एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 4 तरह के एलिमेंट को रखा गया है हैलोजन के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं। दूसरी बात, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते हैं। फ्री स्टेट में कैसे मिलेंगे, जब इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो ये फ्री स्टेट के फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन का जो यूज करते हैं हम लोग हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वही कोई चीज को ब्लीच करना, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बताए थे एक बार कि कपड़े का रंग अगर आपको ज्यादा डार्क पसंद नहीं है, उसको आप हल्का करना चाहते हैं तो उसको ब्लीच करवा दीजिए, वो हल्का हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन होता है, याद रखना उसमें क्लोरीन का ज्यादा अमाउंट होता है। और ये प्रोसेस दिया हुआ कैसे इसको बनाते हैं, स्लैग लाइम को Cl2 गैस पास करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो येलोइश व्हाइट पाउडर विथ स्मेल ऑफ क्लोरीन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर जो आपके पास जहाँ पे वाटर इम्प्योर है, जैसे कि हाँ, स्विमिंग पूल वगैरह में आप लोग सुने होंगे, स्विमिंग पूल वगैरह में रोज इतने लोग जाते हैं नहाते हैं उसके अंदर है, तो क्या होगा, पूरा स्विमिंग पूल ही खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर जो पानी वाटर होते हैं वो जनरली उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो बार बार चेंज कभी लोग ना करके उसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन ही डाल देते हैं। क्लोरीन डालने की वजह से क्या होता है, क्लोरीन गैस डालने की वजह से क्या होता है, जितने जर्म्स होते हैं, जितने उसमें डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो मर जाते हैं।
तो इसलिए क्लोरीन का एक अच्छा यूज भी होता है डिसइंफेक्टेंट को मारने के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी ये चीज यूज की जाती है। और जो फ्लोरीन आपके पास है, फ्लोरीन का भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन आर आर यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर। हम लोग जो घरों में जो फ्रीज वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, गैसेस निकलती है जिसका नाम है फ्रीऑन्स। ये फ्रीऑन्स आप लोग पता हो, ये फ्रीऑन्स ये गैसेस निकलती है वो एयर कंडीशन से भी निकलती है, और ये जो आप लोग एसी वगैरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर से भी निकलती है ये सब गैसेस, और ये सब गैसेस काफी हार्मफुल है जो कि सपोर्ट करती है क्या, अल्ट्रावायलेट रेस को। तो ये सब चीजें तो मना किया जाता है यूज करने के लिए, लेकिन आजकल का लाइफ इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लोग यूज करते हैं, लेकिन कम अमाउंट में यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा ये। तो याद रखना इसमें हैलोजन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट बताए। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का जनरली हम लोग यूज करते हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका फेमस यूज है, दूसरा डिसइंफेक्टेंट को मारने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। फिर आपके पास फ्लोरीन के बारे में बताया, फ्लोरीन का एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फ्रीऑन। ये फ्रीऑन को हम लोग यूज करते हैं कूलिंग एजेंट में, मतलब किसी चीज को कूल रखना, ज्यादातर इसका रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है। और ये जो गैसेस है, इस गैसेस एक तरीके से कहा जाए तो ये गैसेस हो गया, एयर कंडीशनर से भी जो गैसेस निकलता है वही फ्रीऑन ही होता है। नाम तो लोग सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को कहा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो क्या करता है, वही तो के पास अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है। आपके पास ओजोन लेयर वो क्या करता है, वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो गैसेस की वजह से ओजोन लेयर में भी होल्स वगैरह क्रिएट हो गया है। तो ये फ्रीऑन्स अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में। और कह रहा है फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन। सबसे हाईली अगर कहा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो वो तुम्हारा होता है फ्लोरीन होता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस के बारे में लगभग तो सबको पता है। नोबल गैसेस के बारे में हम लोग एक ही चीज समझते हैं, नोबल गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करता है, उसी को नोबल गैसेस। नोबल गैस को हम लोग इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तो सबको मालूम है, उस दिन में बात किए थे इसके ऊपर हम लोग। इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं और इसको रेयर गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रेजेंट है। एक तो रिएक्शन में नहीं करती है, इनका अमाउंट बहुत ही पॉइंट में कुछ करके प्रेजेंट रहता है। दूसरी बात कहा जाता है कि जो रेडॉन होता है वो एयर में भी प्रेजेंट नहीं है। रेडॉन एक क्या बोलते हैं उसको लास्ट में, रेडॉन जैसे कि कुछ देर के लिए नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो चला ही जाता है, तो कुछ टाइम के लिए है, तो इसलिए उसको एयर में हम लोग कंसीडर ही नहीं कर पाते। और कह रहा है दे डू नॉट इंटर इन द केमिकल रिएक्शन सो दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो सबको मालूम है इसका हम लोग यूज वगैरह नहीं कर पाते हैं इनर्ट गैसेस, इसका किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली यूज ही नहीं हो पाता है, इसलिए इनर्ट गैसेस होती है। नियोन वगैरह का आप देखोगे तो उसका एड जो आता है, जो साइन वगैरह में एड, जैसे कि बताया था एक बार कि जो मैकडोनल्ड्स के अंदर जो दिखाई पड़ता है, जो रेड कलर का जो उसके अंदर बत्ती जो जलता रहता है, उसके अंदर वो नियोन लाइट रहता है। हीलियम का देखोगे, हीलियम गैसेस का तो बैलून वगैरह में भी उसका यूज किया जाता है। आर्गन का आप लोग नाम सुने होंगे, आर्गन को हम लोग बल्ब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्गन नहीं सॉरी क्रिप्टॉन को बल्ब के अंदर हम लोग भर के रखते हैं। और उसके बाद सबसे पहला अगर कहा जाए कि नोबल गैसेस का कोई एक ऐसा, नोबल गैसेस तुम लोग को पता है ऐसे जनरली 6 होते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट को ऐसा कौन सा नोबल गैस है जिसको आइसोलेट किया गया था, तो याद रखना उसके अंदर हीलियम था आपके पास। हीलियम सबसे, हीलियम नहीं सॉरी जेनॉन, जेनॉन सबसे पहला ऐसा एलिमेंट्स था जिसको डिस्कवर किया गया था। कौन साइंटिस्ट थे इसके, तो इनके साइंटिस्ट निल्स बर्टलेट थे। नेल बर्टलेट क्या किए थे, नेल बर्टलेट आपके फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि एक अभी तक लोग माना था कि नोबल गैसेस होती नहीं है, तो वो नोबल गैसेस का डिस्कवर किए थे जेनॉन का। सबसे पहला जेनॉन याद रखिएगा नोबल गैसेस है, ये पूछा जा सकता है आपके पास है। और वही बताए थे कि जेनॉन जो होता है वो जनरली कुछ कंपाउंड्स भी बना सकता है, और उसके पहले कंपाउंड्स भी बने थे, जिसमें था आपके पास PTF6 एक कंपाउंड बनाया गया था। जेनॉन PTX, मतलब ये कंपाउंड था, कंपाउंड नहीं पूछेगा, ये तो चला जाएगा पूरा कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस में आ जाएंगे मेंस वगैरह पे। तो ध्यान रखना कि जेनॉन एक पहला हम लोग मान के चले थे, अभी तक तो सबको जानता था कि कोई भी नोबल गैसेस कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता, लेकिन जेनॉन एक ऐसा पहला कंपाउंड था जो कि नोबल गैसेस था लेकिन कुछ कंपाउंड भी फॉर्म करता था। पहला कंपाउंड भी लोग निकाल दिए थे, जेनॉन PT हेक्साफ्लोराइड बनाया गया था फर्स्ट बार ये कंपाउंड नेल्स बर्टलेट के द्वारा। तो यही आपके पास कुछ कुछ नोबल गैसेस के बारे में है। नोबल गैसेस सबके बाहर 8 होता है, बस हीलियम को छोड़ के, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 कंप्लीट होता है। तो हीलियम को बता दिए गए, हीलियम का हम लोग बैलून वगैरह में जो गैसेस भरा जाता है वो हीलियम आपके पास रहता है। आर्गन्स का हम लोग जनरली यूज करते हैं बल्ब वगैरह में, ये सबको मालूम होगा।
और हम लोग नियोन वगैरह का ट्यूबलाइट वगैरह में भी यूज करते हैं, वो जो और एडवर्टाइज जो साइन वगैरह में रहता है उसके अंदर भी नियोन गैसेस वगैरह यूज की जाती हैं। और पहला जो आपके पास नोबल गैसेस का जो कंपाउंड फॉर्मेशन था वो जेनॉन का था, जो कि नील्स बर्टलेट के द्वारा किया गया। ये तुम्हारा हो गया कुछ इंपॉर्टेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कुछ कंपाउंड्स थे जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बताया उसको ध्यान में रखना होगा। अब देखो मिक्सचर के बारे में बता चुके हैं, मिक्सचर हटा रहे हैं, सबको मिक्सचर के बारे में पता है, क्योंकि वही चीजें होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर है। अब देखो टेक्निक बता रहे हैं इसमें, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ये सब चीजें हमें मिक्सचर तो पता है, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो जाता है लाइफ में कि बहुत सारे मिक्सचर एक ही में मिल जाते हैं। अब उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे कि जनरल कहा जाए तो चावल वगैरह हम लोग जो घर में यूज कर रहे होते हैं, तो यूज करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, उसको पहले हम लोग उसके अंदर जो कंकर टाइप के होते हैं उसको पहले बाहर निकालने पड़ते हैं। तो वो भी आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर है इसका मतलब है वो केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना किया, उसको आप क्या कर सकते हैं, हाथ से लेके छांट सकते हैं अलग अलग। तो वो भी कह सकते हैं कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी एक टेक्निक है सेपरेशन का, मिक्सचर को सेपरेट करने का। तो हमारे पास कैसे कैसे मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हम लोग लेके चले। और आपको मेनली इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे समझो कि अगर मान लो दो सॉलिड अगर आपस में मिक्स हो जाए तो उसको सेपरेट करने के क्या मेथड्स होंगे। दो सॉलिड मिक्स हो जाएगा, दो एक सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स हो सकता है, दो लिक्विड भी आपस में मिक्स हो जाए। अगर दो सॉलिड अगर आपस में मिक्स हो जाए तो उसको सेपरेट करने के क्या तरीके हैं, देखो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एग्जांपल लेते हैं सल्फर। अगर सल्फर और मान लो सॉल्ट, मान लो कि सल्फर और सॉल्ट ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, गलती से मान लो कि आपने पुट कर दिया एक ही में, तो अब तो फिर आपका दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो फिर दोनों को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोनों को सेपरेशन करने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, सल्फर और सॉल्ट को। तो देखो उसे बता रहे हैं, एक ले लो आप बिकर, बिकर में डाल दो वाटर। जैसे वाटर डालोगे, जैसे सल्फर पाउडर जो सॉल्ट दोनों मिक्स हो गया, दोनों को इसके अंदर डाल दो। डालने के बाद क्या होगा, सल्फर तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो सल्फर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जितने सॉल्ट होगा सबके सब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर के अंदर ये सब डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसको फिर हम लोग फिल्टर कर देंगे, छान देंगे। छानने के बाद आपके पास जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होगा, और बाकी जो आपके पास सॉलिड जो मटेरियल्स होंगे वो आपके सल्फर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग चाहेंगे तो सल्फर और सॉल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट लाइक वाटर। लेकिन अगर इसका सेकंड प्रोसेस भी होता है, जो सल्फर आपके पास होता है वो सिर्फ वो तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन वो एक जगह डिसॉल्व होता है जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड भी एक इनऑर्गेनिक लिक्विड होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो पोलर पार्ट में नहीं होता, वो नॉन पोलर होता है। एक पोलर लिक्विड होता है, एक नॉन पोलर। वाटर जो आपके पास होते हैं वो पोलर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड ये नॉन पोलर लिक्विड होता है। इसके अंदर सिर्फ सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर आप डालेंगे सॉल्ट वगैरह को तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि आप कार्बन डाइसल्फाइड भी लेके चलेंगे, मान लो ऑप्शन में वाटर नहीं है, आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि सैंड है और सल्फर है और सॉल्ट है, ये दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। और आपके पास ऑप्शन में वाटर अगर नहीं दिया रहेगा तो ये भी ध्यान रखना, आप CS2 से भी अलग कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी आपके पास जो सॉल्ट है वो वैसे रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे हम लोग डालते हैं, ये जो तेल वगैरह रहता है, जो मस्टर्ड ऑयल रहता है, उसके अंदर आप NaCl डालोगे तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा, वो उसमें डिसॉल्व भी नहीं होता है। सेम यहाँ पर काम होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सल्फर होगा CS2 में डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसको सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा मिल जाए, सैंड मिल गया, सैंड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं है, सल्फर जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो वाटर में दोनों डिसॉल्व नहीं है, अब दोनों को वाटर डालोगे दोनों जाके नीचे बैठ जाएगा। तो फिर से बच्चे लोग वही सॉल्वेंट यूज करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, सल्फर जो होगा वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड डिसॉल्व नहीं होता है। तो सैंड और सल्फर के मिक्सचर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं CS2 को यूज करके, कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करके। चलो अब ये तो सॉलिड सॉलिड के बारे में बात हो रहा था, एक चीज और भी होता है, आपके पास बोल देगा आयरन।
आयरन के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स मान लो एक ही में आपस में मिल गए हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वाटर भी यूज करोगे तो भी बेकार चला जाएगा। वाटर के साथ अगर आपने CS2 भी यूज कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सल्फर को डिसॉल्व कर पाएगा। तो आयरन और सैंड के पार्टिकल्स को अलग करने की क्या प्रोसेस है, खुद से सोचो। एक मेथड है जो कि आप लोग सब लोग नाम जानते होंगे उसका, मैग्नेट। मैग्नेट ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो। उसमें क्या करोगे, आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास सैंड पार्टिकल्स हो उसको छोड़ देगा वो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सॉलिड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स आपको बता दिए हम, कौन किस में कहाँ डिसॉल्व होते हैं। अब देखो मेरे पास मान लो कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड का अगर मान लो कि आपस में अगर मिक्स है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस का नाम होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन देखो क्या होता है, इवोपरेशन में आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसको आप इवोपरेशन के थ्रू क्या होता है कि वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं सी सॉल्ट, सी जो सॉल्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, सी भी रहते हैं, वाटर से भी रहते हैं और सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखोगे कि बहुत समय गर्मी के समय में अब देखेंगे कि बहुत जगह एक जगह नमक का जो ढेर होता है एक जगह इकट्ठा होने लगता है। तो वहां तो हम लोग कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं की, वो तो खुद से हो रहा है। तो वहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वहां पर इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन और एक चीज और वेपराइजेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। इवोपरेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि देखो वेपराइजेशन का मतलब होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट हो। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि सी जहां हम लोग जा रहे हैं जहां पर समुंदर है वहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 पे तो कोई रह ही नहीं सकता, फिर तो हम लोग वहां कभी नहीं जा पाएंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस वहां टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर इवोपरेशन हो रहा है। वहां पर वाटर क्या हो रहा है, बाहर धीरे धीरे निकल रहा है और वहां पर सारे जो नमक होते हैं, सारे जो साल्ट होते हैं एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। तो इसका मतलब देखो ये होगा कि यहाँ पर इवोपरेशन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम पर ही वाटर इवोपरेशन, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही इवोपरेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगे उसको इवोपरेशन कहते हैं। तो याद रखना इसके अंदर जो सी सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, उसको हम लोग इवोपरेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। फिर देखो सेकंड जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशंस। देखो क्रिस्टलाइजेशंस के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में आपके पास जनरली हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, ये भी तो मतलब सेम ही लगता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इसके अंदर। बस एक खासियत ये होता है कि इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो इम्प्योर के फॉर्म में रहता है। तो इस प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं कि टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। जैसे आप मान लो कि आपके पास कॉपर सल्फेट प्योर नहीं है, इसके अंदर आपको डाउट है कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस को लेके हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में लेके बहुत समय तक इसको चाइना डिस्क में लेते हैं और बॉइलिंग ट्यूब से इसको हीट करते हैं। बहुत समय हीट करने के बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज जो होती है वो क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और कॉपर सल्फेट का प्योर लिक्विड होता है वो इस चाइना डिस्क में बच जाता है। और प्योर लिक्विड को वो तो गर्म रहता है, उसको कुछ देर तक ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसके अंदर प्योर कॉपर्स के क्रिस्टल प्रेजेंट हो जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो कॉपर सल्फेट भी सॉलिड है और आपने भी वाटर के अंदर लेके इसका यूज किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये है कि यहाँ पर आपके पास जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं वो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर सैंपल से प्योर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। वहां पर आपके पास क्या था, वहां पर इवोपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, सी सॉल्ट के लिए। और यहाँ पर जब भी यूज करना तो याद रखना है कि जब भी एक इम्प्योर सॉलिड दिया जाए, इम्प्योर सॉलिड को कोई लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो याद रखना वहां पर यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और ज्यादातर ये किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, तो वही आपको कॉपर क्रिस्टल हमेशा समझ में आएगा। फिर देखो फिल्टर, फिल्टर के बारे में तो सबको मालूम है। फिल्टर में क्या करते हैं, फिल्टर पे आपके पास पेपर होता है जो कि जिसमें कहा जाए तो फिल्टर पेपर, अगर आप NaCl के सॉल्यूशन को कहोगे फिल्टर पेपर से पास कर देंगे तो यहाँ पे कुछ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। NaCl का मान लो एक वाटर ले लो, उसके अंदर NaCl सॉल्ट डाल दो, तो इसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो ये NaCl ही पास हो जाएगा, वाटर भी पास हो जाएगा। फिल्टर पेपर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें छोटे होल्स होते हैं, इससे छोटे पार्टिकल्स को पास कर दिया जाता है, बड़े पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं। तो NaCl तो खैर देने NaCl का भी छोटे क्रिस्टल्स होते हैं
वाटर के भी साइज छोटे होते हैं, तो दोनों ये पोर से पास हो जाते हैं। इसलिए NaCl के आप लिक्विड सोल्यूशन को नहीं पास कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। तो फिर इस किसके लिए यूज करते हैं फिल्टर पेपर? जैसे सैंड एंड वाटर मिल गया, सैंड वाटर को आप क्या करोगे, पास करोगे तो सैंड ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं सिंपल, जो हम लोग चाय बनाते हैं घर में, जो चाय बनाते हैं उसमें टी लीफ क्या होता है, वो जो आप छन्नी लेते हैं एक तरीके से फिल्टर ही तो कर रहे होते हैं, टी लीफ ऊपर रह जाता है और जो आपके पास प्योर जो उसके अंदर चाय होता है वो उसके नीचे आ जाता है। तो ये सब हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं चीजों को। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, तो सब्लिमेशन में ध्यान में रखना है कि जो सब्लिमेशन है उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम का मतलब है कि वो वोलेटाइल होता है, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कैम्फर, कपूर को देखो घर में पूजा करते हो तुम लोग इसके अंदर, तो कैम्फर रखे ही होंगे। कैम्फर को आप क्या कीजिए कि बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, तो कुछ टाइम के आप देखेंगे बाद वो खुद ही गायब हो जाएगा। मतलब अब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत 10 सेकंड में गायब हो जाएगा, टाइम लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद देखोगे तो वो चीजें आपके पास काफी मोटा होगा, लेकिन बाद में उसकी जो साइज होगी बहुत पतली हो जाएगी। तो वो क्या, वो वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का होता है मतलब कि वो वेपर बनते रहता है उसका हमेशा है। तो जो सब्लिमेशन वगैरह होता है उसमें एक ऐसे सब्सटेंस के साथ मिक्सिंग की जाती है जो एक वेपर के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन वगैरह का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो याद रखना है कि एक उसमें ऐसा सब्सटेंस को मिक्स करना है जो कि वेपर में कन्वर्ट हो। और ऐसे सब्सटेंस कौन कौन हो सकते हैं जिसके वेपर बन जाते हैं, तो आप लोग सुने होंगे इसमें पहले तो नैप्थलीन बॉल्स। नैपथलीन बॉल्स आप लोग देखे होंगे बॉक्स वगैरह में, जहाँ पे हम लोग मम्मी लोग जब स्वेटर वगैरह बॉक्सा में करके जब डालती है उसके अंदर है, तो उसके अंदर नैपथलीन बॉल्स भी रहता है सब। वो टाइम टू टाइम क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर वो कैसे हो जाता है, तो वो चीजें वोलाटाइल्स होती हैं, वो अपने आप नेचर में क्या होती है कि वेपर के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट होती है। ऐसे इसलिए कन्वर्ट होती है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए वो आसानी से सब्लाइम हो जाती है। नैप्थलीन्स हो गया, जो आपके पास कैम्फर होंगे, एंथ्रासीन हो गया, ये सब जो चीजें होती है ये सब सब्लिमेशन के अंदर आती है। और देखो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, जो मड्डी वाटर होता है घरों में, देखो जो पानी वगैरह आता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिटी, जो सिटी वगैरह में जो घरों में पानी आता है वो किस प्रोसेस से लेके आते हैं, वो इसी प्रोसेस से लेके आते हैं, सेडिमेंटेशन से करके लाते हैं। पहले पंपिंग करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, पंपिंग करते हैं, फिर वाटर स्टोरेज करके घर तक पहुंचाते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये है। तो सेडिमेंटेशन अगर कहा जाए क्या होता है, तो आपके पास जो प्योर हम लोग रिवर वाटर लेके आते हैं वो तो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, लेकिन वही हम लोग घरों तक पहुंचा रहे होते हैं। सिटी वगैरह में जाओगे तो प्योर वाटर कहा जाता है जल्दी नहीं मिलता, उसको बहुत प्यूरिफिकेशन करवाना पड़ता है। बहुत प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि एक सेडिमेंटेशन भी होता है उसके प्रोसेस के अंदर। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है ना कि जो आप प्योर वाटर लेके आए हैं पंपिंग के द्वारा, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। और सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है इसके अंदर है कि जो इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम रिवर वाटर भी लेके आ रहे हैं तो उसमें प्योर वाटर थोड़ी ना, उसके अंदर मड वगैरह भी है, मडी पार्टिकल्स भी है, सैंड पार्टिकल्स भी हैं। तो वो जो हेवी पार्टिकल्स हैं कुछ समय के बाद आप छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन, वो नीचे की ओर बैठने लगती है। तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज को क्या कर रहे हैं, कुछ समय तक छोड़ने के बाद वो नीचे की ओर बैठने लगती है। यही आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक है। और सेडिमेंटेशन टैंक से क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज जो वाटर में प्रेजेंट होती है, सैंड पार्टिकल्स, मडी वाटर, जो भी आप कह सकते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स होती है, वो सब धीरे धीरे क्या होती है, सेपरेट होने लगती है। यानी सेडिमेंटेशन को हमेशा याद रखना कि मड एंड वाटर, मडी वाटर को ही सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर बात आता है डेस्टिलेशन, फ्रैक्शनलेशन, फ्रैक्शनल और एक क्रोमेटोग्राफी होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो डिस्टिलेशन में देखो आपके पास दो लिक्विड होंगे, टू लिक्विड। और दो लिक्विड कैसे लिक्विड होंगे, तो दो लिक्विड आपस में मिक्स होने वाले लिक्विड होते हैं। मिक्स होने वाले लिक्विड्स का मतलब ये है कि ये जो दोनों लिक्विड होंगे वो मिसिबल लिक्विड्स होंगे, दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इसके अंदर क्या बोलते हैं, अल्कोहल मिल गया, मान लो कहीं वाटर भी मिल गया। अब अल्कोहल और वाटर अगर दोनों मिल गया तो दोनों को, दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स किया जा सकता है। अब इसको कैसे हम लोग अलग करेंगे, एक मिनट, हम उल्टा बोल दिए इसमें, वो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग होते हैं। आपके पास अगर इसमें देखो डिस्टिलेशन में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम हम बता रहे हैं क्या होता है। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग, जैसे मान लो एक लिक्विड है,
ठीक है, और उसके अंदर दूसरा भी पार्टिकल्स जो मिला हुआ है वो भी एक तरह का लिक्विड ही है, यानी डिस्टिलेशन बोल सकते हैं कि द प्रोसेस हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर, और इसको फिर कूल करके फिर वापस क्या करेंगे, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसमें अगर मान लो कि हम अगर बोल रहे हैं कि सॉल्ट ले लो, वाटर ले लो, सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स कर दो, तो मिक्स कर देंगे, उसके बाद उसको डिस्टिलेशन टैंक में डाल देते हैं जिसमें सॉल्ट भी होगा और प्लस वाटर भी होगा, दोनों चीजें होंगे। आप इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, तुमको तो पता है इसके अंदर कि वाटर का वेपर बनना स्टार्ट होगा, वापर वेपर बन के बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर एक लगा देते हैं, मतलब उस वेपर को ठंडा कर देगा। तो वेपर जब भी ठंडा होगा, गर्म वेपर को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही तो होता है। जैसे कि घर वगैरह में आप देखोगे, सब्जी वगैरह कुछ बनाते हो, दूध खौलाते हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे वेपर बाहर निकलता है उसको हम लोग उसके ऊपर एक रख देते हैं, कोई भी बर्तन वगैरह रख देते हैं ताकि ये वेपर बाहर ना निकले। कुछ समय के बाद उसी बर्तन को ओपन करोगे तो वहां पे लिक्विड दिखाई पड़ता है। तो वो क्या होता है, अपने वेपर को क्या कर दिया, बाहर निकलने से रोक दिया, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यही आप सॉल्ट एंड वाटर को आपस में मिक्स किए हैं, और मिक्स करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जैसे ही इसको आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर का वेपर बाहर निकलेगा, और वो क्या हो गया, वाटर वेपर बाहर निकला, वो हॉट वेपर था, आपने उसको क्या किया, कंडेंस कर दिया कंडेंसर लगा के, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग तो अभी तक सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पर आप सॉल्ट एंड वाटर से हम लोग अगर आपस में मिला हुआ है, इवोपरेशन में क्या होता है, इवोपरेशन में तो जो सॉल्ट्स होता है वो नीचे रह जाता है, वाटर तो पूरी तरीके से बाहर निकल गया, उसको तो आपको रोकना नहीं है। लेकिन डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड तो लिक्विड के अंदर मिक्सअप है, और इसमें लोग क्या करते हैं कि लिक्विड जो वेपर बन के बाहर निकलती है, उस वेपर को फिर वापस उसी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही आपके पास प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन भी एक सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, उसी को सेपरेशन करने का ही मेथड है। लेकिन इस मेथड्स में क्या करते क्या है कि एक लिक्विड्स को जो कि वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गई है, उसी को फिर वेपर ये लिक्विड के फॉर्म में वापस लेके आ जाते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो जो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है, इसमें दो लिक्विड आपस में मिक्सअप रहती हैं, दो लिक्विड आपस में मिक्सिंग है, उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अल्कोहल है प्लस वाटर है, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। एक मिनट रुकिए बच्चे लोग, एक मिनट। अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को अगर मिक्स करोगे ना तो फिर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे जल्दी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल एंड वाटर को आप लेके आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें देखो होता क्या, कैसे इस दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो पहले याद रखना कि आप जो दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, वो दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मान लो दोनों आपस में मिक्स हो गया किसी तो वजह से, अब आपको इसको अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो हीट करने से पहले वेपर तो उसी का बनेगा जो कि कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले वेपर बन जाएगा किसका, तो बोल सकते हैं हम लोग हैं अल्कोहल का 78 पर। वेपर बन के ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा फिर से, और फिर से बाहर निकलेगा तो फिर से हम लोग कंडेंसर लगा देंगे, वो वेपर ठंडा हो जाएगा, फिर वापस दूसरे कंटेनर में हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग हैं। और दो लिक्विड को याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हो तो दो वोलाटाइल लिक्विड को, दो वोलाटाइल लिक्विड है, दो मिसविल लिक्विड है। मिसविल का मतलब है कि दोनों आपस में मिक्स हो सकता है। अब अगर मान लो दो मिसविल लिक्विड है, जैसे कि मान लो आपके पास ऑयल है एंड वाटर है, ये भी तो कल को आपस में मिक्स हो सकता है। तो अगर ऑयल एंड वाटर अगर आपस में मिक्स हो गया, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, उसको मुझे सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल। इसमें तो खैर लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल। सेपरेटिंग फ्यूनल कुछ इस तरीके से होता है, उसका एक डिजाइन होता है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, बता रहे हैं, यहाँ पर एक कॉर्क लगा देते हैं ताकि इसको लिक्विड यहाँ से बाहर ना निकले। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास ऑयल्स है, वाटर है, तो ऑयल्स वाटर दोनों को आप यहाँ पे जो मिक्स हो गया यहाँ पे भर दीजिए। तो भरने के बाद क्या होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, ऑयल्स
एंड वाटर में जो हेवी पार्टिकल्स होंगे, तो हेवी पार्टिकल्स कहाँ हो जाएंगे, वो यहाँ पर इसके नजदीक होंगे, बॉटम के नजदीक होंगे। और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपके पास ऊपर चले जाते हैं। लाइटर होंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आपके पास ऑयल्स वगैरह रहता है, ऑयल्स पर हम देखते हैं वाटर लेते हैं तो वाटर ऊपर ही रहता है। तो इसका मतलब ये होता है, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो तेल वगैरह पानी वगैरह डालेंगे तो देखेंगे कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे कि सारा ऑयल जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, और वाटर पार्टिकल्स जो आपके पास होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होने लगेंगे। तो जैसे ये कॉर्क ओपन कर दोगे तो ये वाला ऑयल धीरे धीरे इसके नजदीक होंगे तो सारे फ्लो कर जाएंगे। आपको कॉर्क एक क्या बहुत तेजी से नहीं खोलना, वो धीरे धीरे आपको करके खोलना होगा। तो सारे इसके अंदर ऑयल पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इससे हम लोग ना केरोसिन ऑयल वगैरह भी और क्या बोलते हैं वाटर, ये भी जो आपस में मिक्स होते हैं इसको हम लोग इससे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसमें भी सेम ही होता है, आपके पास जो वाटर्स होते हैं वो थोड़ा हेवियर होते हैं तो वो बॉटम के पास इकट्ठे हो जाते हैं, और जो केरोसिन ऑयल होते हैं वो थोड़ा हल्के होते हैं तो वो थोड़ा ऊपर वाले लेयर पे रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लंबे समय तक छोड़ने के बाद ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग उसको और ओपन करेंगे तो सारे आपके पास वाटर से यहाँ से निकल जाएंगे और आपको प्योर मिल जाएगा ऊपर केरोसिन ऑयल्स। तो बोल सकते हैं हम लोग जो सेपरेटिंग जो आपके पास फ्यूनल्स होता है, इससे हम लोग ऑयल्स एंड वाटर, जो दोनों के आपको मालूम है कि दोनों इमिसिबल लिक्विड से दोनों एक में मिक्स नहीं होती है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। केरोसिन और ऑयल के मिक्सचर को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल एंड वाटर के मिक्सचर को भी सेपरेट किया जा सकता है। और ये रीजन भी होता है क्योंकि इसकी अलग अलग डेंसिटीज होती है, किसी की डेंसिटी हैवी है, किसी की डेंसिटी कम है, इसलिए हम इसको सेपरेट भी कर पाते हैं। अब देखो लास्ट आपके पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कैसा टेक्निक होता है, तो क्रोमेटोग्राफी में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास मैंने एक मान लो सेटअप लिया है जिसके अंदर एक कोई भी कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैंने ब्लू इंक भी डाल दिया, ब्लैक इंक भी डाल दिया, रेड इंक भी डाल दिया, 3-4 इंक लेके मैंने क्या कर दिया, एक कंपाउंड, एक कलर मिक्सचर बना दिया। अब कलर मिक्सचर बनाएंगे तो कोई एक ही वो कलर शो करेगा, वो ज्यादातर देखोगे 4-5 कलर को मिक्स करने पर ब्लैक ही बन जाता है। तो अब मुझे मालूम करना पड़ेगा कि इसमें कितने इंक है। तो वो इंक को मालूम करना बहुत मुश्किल है, आप ऐसा देख के तो नहीं मालूम कर सकते हैं कि इंक उसके अंदर कौन कौन सा प्रेजेंट है। तो इसलिए उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिक उसी के लिए यूज किया जा सकता है जो कि एक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास एक कलर मटेरियल्स होगा, उस कलर के अंदर आपको मालूम करना है कि ये कितने मतलब डिफरेंट कलर से मिलके बना है, तो वो यूज होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ज्यादातर हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं। आपके पास कोई भी डाइज वगैरह है तो उस डाइज के अंदर कितने कलर हैं तो कलर को हम लोग मालूम कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा, ये जितना बता अभी तक, ये सब कुछ मिलाकर टेक्निक है कैसे हम लोग मिक्सचर को सेपरेशन कर पाते हैं जब कोई मिक्सचर एक में मिल जाए। तो बताएं कि हम लोग दो सॉलिड अगर आपस से मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग अलग अलग वाटर भी यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, और इन केस ऑफ मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। इवोपरेशन किसके लिए यूज करते हैं, जब एक सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो उसको इवोपरेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो डिस्टिलेशन से भी सेपरेट हो सकता है, सेडिमेंटेशन से भी होता है। खैर तो नहीं बोलते, सेडिमेंटेशन में हम लोग दोनों सॉलिड के ऊपर बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजों से हम लोग कोई भी सॉलिड को लिक्विड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इवोपरेशन बेसिक हम लोग सी सॉल्ट में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इवोपरेशन ज्यादातर केसेस में, इवोपरेशन मतलब खुद से हो रहा है, तो इवोपरेशन खुद से जहां पर सेपरेट हो रहा है वो तो सी सॉल्ट ही हो रहा है। तो इवोपरेशन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं सी सॉल्ट के केसेस में। क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं, तो जब आपके पास एक इम्प्योर आपके पास सैंपल का कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है जो डिसॉल्व है, तो उस कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे हम लोग। फिल्ट्रेशन वगैरह बता दिए सिंपल जगह पर, जो कि एक पोर्स होता है जिसमें सब बड़े बड़े पार्टिकल साइज के पास नहीं होते, वहां पर हम लोग फिल्ट्रेशन वगैरह यूज करेंगे। और सेडिमेंटेशन के बारे में बता दिए, सेडिमेंटेशन में क्या होता है उसमें, सॉरी सेडिमेंटेशन नहीं, सब्लिमेशन में ज्यादातर उसी का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, ए मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड। अगर मान लीजिए आपके पास नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड अगर एक ही आपस में मिल जाए तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, दोनों के दोनों तो सॉलिड है। तो नैप्थलीन बॉल और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है क्या, तो ये आपके पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा कि जो नैप्थलीन बॉल होता है वो सबलाइम जल्दी हो जाता है। सबलाइम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी क्या बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होती है, आसानी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वही सोडियम क्लोराइड आप रखेंगे
तो उसको आप लोग देखते हैं कि जो घरों में जो NaCl यूज कर रहे हो तो उसको अगर हम छोड़ भी दें अलग से कंटेनर में लेके तो जल्दी सब्लाइम नहीं हो पाते, वो जैसे है वैसे फॉर्म में रहते हैं। ये सब्लिमेशन का काम होता है। फिर देखो सेडिमेंटेशन ने बता दी, ज्यादातर जो मडी वाटर्स हैं उसके अंदर मड्स को निकालने में ही अब सेडिमेंटेशन का यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन में बता दिया एक सॉलिड है यानी कि NaCl एंड वाटर। अगर आपको कहा जाए NaCl वाटर को कैसे सेपरेट करोगे तो उसके लिए हम लोग बेसिक डिस्टिलेशन ही याद रखना। डिस्टिलेशन अब अगर आप बात करेंगे तो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो डिस्टिलेशन है। क्योंकि इससे अंदर क्या होता है कि जो वाटर वेपर निकल के बाहर जाएगा वो वेपर को हम लोग फिर वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। और फ्रैक्शनल किसके यूज करते हैं, फ्रैक्शनल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है और एक आपके पास फ्रैक्शनल सेपरेटिंग कॉलम भी होता है, जो कि हम सेपरेटिंग फ्यूनल हम बताएं। तो जो आपके पास दो वोलाटाइल्स और दो मिसिबल लिक्विड्स है उसको हम लोग सेपरेटिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। और अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड है तो उसको फ्रैक्शनल फ्यूनल से मतलब सेपरेटिंग फ्यूनल से अलग करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी उसके लिए यूज करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी कलर सब्सटेंस आपस से मिक्सिंग है, एक कलर में कितने मतलब एक कलर कंपाउंड में कुल या एक डाई में कुल कितने कलर कंपाउंड मिक्सिंग है उसको पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। इस पे क्वेश्चंस होगा, हम क्वेश्चन ट्राई किएगा। एक चीज और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में तो दिया ही हुआ नहीं, हम बता दे रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का आप लोग नाम सुने होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी सेपरेट किया जाता है, पर किसको सेपरेशन करते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना उसके अंदर आपके पास जो फैट्स एंड जो ऑयल प्रेजेंट होते हैं लिक्विड्स के अंदर उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराने जमाने में होता था कि दही वगैरह रहता था, दूध के अंदर के जो फैट्स जो पार्टिकल्स इसको सेपरेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो वहां पर लोग जो इसके अंदर एक मटेरियल्स रहता है जिसको रोटेट करने पर खूब तेजी से अगर रोटेट कीजिएगा तो वहाँ मलाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस वास्तव में उसी को शुद्ध हिंदी में सेंट्रीफ्यूगेशन वही कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह में यही प्रोसेस यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास मिल्क है, मिल्क के अंदर जो फैट्स होते हैं जो कि आप गर्म करेंगे तो आपको पता चलता है कि उसके ऊपर गर्म करने के बाद ठंडा करोगे तो उसके बाद एक पापड़ी ऊपर जमने लगता है, वही तो उसका फैट्स होता है। इस फैट्स को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस फैट्स को अलग करने के लिए आप क्या करो कि सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आप एक एक मटेरियल्स होता है इस तरह का छोटे से डब्बे में, आप क्या करते हो उस लिक्विड को भरते हैं और मतलब एक तरह का मशीन ही होता है और उसके अंदर आप पुट करोगे, बहुत हाई स्पीड से रोटेट करोगे तो हाई स्पीड से रोटेट करने पर जो फैट्स पार्टिकल्स होते हैं वो सबके सब ऊपर आने लगते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में याद रखना आपके पास फैट्स एंड ऑयल पार्टिकल्स को क्या करते हैं सेपरेट करने में यूज किया जाता है। और खास करके बटर वगैरह में, बटर जो मिल्क से जो बटर होता है उसको सेपरेट करने में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो दूध से जो मिल्क में आपके पास जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने में सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। अब देखो हम कुछ बता रहे हैं, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं, तो एटम्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग सुने होंगे कि एटॉमिक थ्योरी जो होते हैं वो जॉन डाल्टन का दिया हुआ है। जॉन डाल्टन आपके पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ एटम्स की भी डिस्कवरी भी कहा जाता है, मतलब कि एटम की डिस्कवरी में सबसे बड़ा रोल जो है वो इन्हीं का है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आगे जाओगे तो एटम्स की डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, बट यहाँ पर सबसे पहला सिंस स्टार्टिंग यही की है। बाकी लोग तो बाद में स्टार्ट किए थे ना, इसलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। तो जॉन डाल्टन थे, ठीक है, वो एटम्स के बारे में अपने बारे में कुछ कुछ विचार दिए थे, वो क्या क्या बोले थे वो चीजें। लेकिन जॉन डाल्टन से पहले भी एक और नाम है जिनका नाम है महर्षि कर्नड। महर्षि कर्नड भी क्या कहते हैं ना, जो जॉन डाल्टन बोले थे वो सेम चीज वो भी बोले थे, लेकिन बस थोड़ा सा क्या था कि वो लैंग्वेज का डिफरेंस था। महर्षि कर्नड क्या किए थे, वो हिंदी में मतलब हर चीज को ट्रांसलेट किए थे, और आपके पास जो जॉन डाल्टन थे वो सब सारी चीजों को इंग्लिश में प्रोड्यूस किए थे। जैसे कि जॉन डाल्टन का यही कहना था, आप लोग सुने भी होंगे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एटम से कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है नहीं, और एटम्स को कभी देखा नहीं जा सकता है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और एटम्स को हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम को ना आप अभी देख सकते हैं ना फ्यूचर में भी कभी देखा जाएगा। ये सब कुछ उनकी बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो हम लोग उसी को याद रखते हैं जो उनके बातें को फेलियर हो गया, क्योंकि उसी से फिर बात तो आगे बढ़ा है। तो देखो महर्षि कर्नड भी सेम काम कर रहे थे। महर्षि कर्नड भी बोले थे कि वो बस एटम को परमाणु बोले थे,
वो जॉन डाल्टन एटम्स के बारे में बात करते हैं कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो एटम होता है। और मार्सी कर्नर का क्या कहना था कि जो पदार्थ, मतलब मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ का जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है उसको क्या बोलते हैं? अणु, एटम्स, उसी को कहा जाता है एटम्स, अणु को एटम्स कहते हैं। और एंड परमाणु, परमाणु उसको कहते हैं, अणु बोलते हैं, मतलब वो भी उनका हिंदी वर्ड है। तो अब देखो कि इसमें जो भी जॉन डाल्टन के ऊपर बात है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बात की है। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो दो एटम आपस में एक ज्वाइन होते हैं तो एक तरीके का मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आपके पास दो अगर सेम एटम होंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे, दो अगर डिफरेंट एटम होंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे। अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर एक कंपाउंड है तो उसके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये सब चीजें बताया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें सही भी थी, लेकिन एक दो चीजें की गलती की वजह से फिर ये चीजें फिर आगे भी बढ़ी। तो अगर हम बात करेंगे एटम्स के ऊपर में, एटम्स में खास करके इसके ऊपर बात करेंगे कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है। जॉन डाल्टन का ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। जब जे जे थॉमसन आए तो जे जे थॉमसन ने क्या कर दिया कि एटम्स को उसके अलग अलग पार्ट में, मतलब उनको दिखा दिया कि एटम्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एटम्स के बाहर है, लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर ही हैं, जिसमें प्रोटॉन्स आता है, न्यूट्रॉन्स आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है। प्रोटॉन्स के ऊपर कहोगे तो प्रोटॉन्स के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और कहा जाता है कि जो प्रोटॉन्स है उसकी जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने खोज की थी। उस तरीके से न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और उसका जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो चैडविक ने की थी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ये काफी वेट में काफी हल्का होता है। कहा जाता है कि हाइड्रोजन के ये एक एटम के वेट के 1/1850, ये इतना हल्का ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास में याद रखना कि जब एटम का जो मास होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना हल्का होता है कि उस मास को ऐड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्स्टीन ने की थी। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी जो आपके पास है चैडविक ने की थी। जे जे थॉमसन ने क्या किया था? तो जे जे थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसका वेट काफी नेग्लिजिबल है, बहुत हल्का वेट होता है एटम से, हाइड्रोजन के एटम से। और भी इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें एटॉमिक मास के ऊपर, एटम का जो मास है, एटम का मास जो बच्चे लोग होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। एटम का जो मास होता है उसके सेंटर में रह रहे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दोगे तो बनते हैं क्या? न्यूक्लियस बन जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये दोनों का मिक्सचर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी के ऊपर ही बात करेंगे। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपके पास रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड का स्टोरी है नीचे लिखने में। तो पहले याद रखना है कि जो एटम्स का जो मास होता है, हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, कहते हैं जो एटम का मास है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो एटम का मास है वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा होता है कहां पर? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों के मास से ही बनता है एटम के मास। इलेक्ट्रॉन का मास आपको बता दिया काफी ज्यादा हल्का है, इसलिए इसको नेक्स्ट लेवल माना जाता है। अब देखो इसी के अंदर जैसे कि कुछ ऐसे भी एटम्स के मास होते हैं जो कि पॉइंट वगैरह में आता है, जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास तुम लोग याद रखोगे, हाइड्रोजन का भी याद रखोगे, हाइड्रोजन का तो 1 होता है। हीलियम का याद रखोगे, हीलियम का ऐसे तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 के आसपास आता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबका अलग अलग मास है। सब लोग बच्चे लोग बंद कर लो बैकग्राउंड साउंड। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो यहाँ देखो अलग अलग मास होता है, लेकिन याद रखना कि जो एटम्स के जो मास होते हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे एटम का मास जो होता है वो एवरेज एटॉमिक मास से निकाला गया है। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपको आइसोटॉप्स पढ़ना पड़ता है। आइसोटॉप्स क्या होता है? तो आइसोटॉप्स खैर हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में। अभी बस आप लोग ध्यान में इतना रखिए कि ये सब कुछ कुछ एटम के आपके पास मास दिए हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरीन का मास कितना होता है तो आप बोलते हैं कितना होता है? 35.5। तो वास्तव में ऐसा कोई क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 नहीं होता है।
ये पॉइंट इसलिए रहता है ना क्योंकि जब क्लोरीन के आप आइसोटॉप ढूंढने जाते हैं तो मार्केट में दो तरीके के क्लोरीन मिलता है। एक क्लोरीन होता है जो कि 35 एटॉमिक मास के ऊपर काम करता है, दूसरा जो क्लोरीन है वो 37 पर काम करता है। यानी क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक 35 वाला भी, एक 37 वाला भी है। तो अब हम किसको बोले, क्या इसको मास बोले क्लोरीन का या फिर इसको मास बोले? तो किसी हम एक को मास नहीं बोल सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि देखो नेचर में ये जो 35 वाला है वो 75% एग्जिस्ट करता है और 37 वाला जो है वो 25% एग्जिस्ट करता है। तो 75% एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो ठीक है इसके मास को हम लोग लिखेंगे। लेकिन 25 भी इतना छोटा नहीं कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें। मान लो 0.1% या 1% रहता तो मान लो हम लोग सोचते हैं कि चलो हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके मास को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका मास कैसे निकाला है? क्लोरीन का मास तो हमें पता है कि 35.5 है। ना इसके मास को लिखा गया है ना इसके मास को लिखा गया है। बहुत सारे एटम के जो मास होते हैं बच्चे लोग, वो उसके आइसोटॉप्स को देख के लिखे जाते हैं कि उसका आइसोटॉप्स नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है। वो सबके मासेस का फिर निकाला जाता है एवरेज, तब हम लोग लिखते हैं। तो इसी का एवरेज निकाल के लिखा गया, आपके पास है 35.5। देखोगे क्या तो सब की एटॉमिक मास भी बोलते हैं कि हम लोग 12 बोलते हैं, इसके आइसोटॉप से इसके मास पॉइंट में क्यों नहीं है? तो इसके मास भी पॉइंट में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। वो आपको जनरली याद करवा दिया जाता है क्योंकि लगभग जैसे 12.0013 कुछ ऐसे करके, तो अब उतना हमको याद रखने की क्या जरूरत है। कार्बन के बच्चे लोग 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप में इसको हम डिटेल बताएंगे, अभी बस ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि बीच में मास ऑफ एटम आ गया ना, इसकी वजह से। जैसे कार्बन के मास के ऊपर आप बात करेंगे, तो कार्बन का मास जो होता है वो 12 भी होता है, 13 भी होता है और यहाँ तक कि 14 भी होता है। हम लोग सिर्फ 12 के बारे में जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेचर में 13 और 14 नहीं है। आप कार्बन मान लो कि 4-5 जगह से लेके आए हो, जैसे मान लो कुछ इंडिया से आप कार्बन लेके आए, कुछ कार्बन मान लो पाकिस्तान से लेके आए हो, कुछ मान लो कि यूएसए से लेके आए हो। तो बहुत सारे कार्बन को लेके जब लाके आप स्टडी किए तो मालूम चला कि 99.9 जो मास है वो कार्बन 12 का ही है। मतलब उसका मास हर केस में 12 ही आता है। लेकिन सॉरी 0.1% ऐसा भी केसेस था उसके अंदर जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो मास आपके पास है वो 13 भी था, 14 भी था। तो इसलिए अब हम लोग देख रहे हैं कितने बड़े अमाउंट को इसको अगर नेग्लेक्ट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग 12 याद कर लेते हैं। लेकिन जब इसका भी एवरेज निकालोगे तो 12.00 कुछ करके आता है। ऐसा नहीं कि पूरा 100% भी एटॉमिक मास रहता है, वो याद रखना। वो उसके आइसोटॉप से निकालते हैं हम लोग हैं। और आइसोटॉप्स के अंदर क्या चेक करते हैं? जितने मासेस हैं उसका एवरेज निकालते हैं और नेचर में उसकी क्या है उसको भी देख निकाला जाए, फाइंड करते हैं। आपको हम सिखा भी देंगे कैसे निकाला जाता है। तो ये एटॉमिक मास निकालने का तरीका होता है। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होता है और एटॉमिक मासेस क्या होती है, और आगे जो भी चीजें हैं जैसे रेडिकल्स हो गया, बेसिक रेडिकल्स क्या हो गया, जेजो थॉमसन आपके पास। जेजो थॉमसन का तो खैर नहीं है, दो आपको थ्योरी और पढ़ना है जिसमें रदरफोर्ड है और बोर्स है। ये दोनों थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रदरफोर्ड थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है और बोर्स ने क्या क्या चीजें को डिस्कवर किया था। उसके बाद कैटायंस, एनायंस, एवोगाड्रो नंबर्स, वैलेंसीज, फिर यहाँ पे देखो यही आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कल कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चे लोग। थैंक यू मैम।